सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं आगरा ताजमहल। सो यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर रह गया है। और सुबह करीबन मैं निकला था 6:45 बजे और यहाँ भी 150 किलोमीटर रह गया, तो काफ़ी ठंड लग रही थी बाइक पे, तो इसलिए 5 मिनट का रेस्ट ले लिया और कुछ बाइक को भी रेस्ट दे दिया। रास्ता काफ़ी अच्छा है, बस फरीदाबाद की तरफ से आया हूँ मैं और आते वक्त आऊँगा यमुना एक्सप्रेसवे से, तो वापस इस रास्ते से वापस नहीं आना है। रास्ता ठीक है, बट जहाँ पर रिहायशी इलाका आता है वहाँ थोड़ा सा टूटा फूटा रास्ता मिल जाता है, बट बाकी सब A1 रास्ता है। बाकी मिलते हैं अब रास्ते में आपको। स्टे ट्यून। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी ये खड़ी अपनी बाइक और निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि तो शुरू हो गया अपना सफ़र फिर से। कहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, पूरा हाईवे एक नंबर बना रखा है, तो मज़ा आता है राइड करने में। फर्स्ट टाइम इस रास्ते पे आया हूँ, वरना मैं जब भी आगरा की तरफ गया हूँ तो यमुना एक्सप्रेस से गया हूँ और वापस आते हुए वहीं से आऊँगा। ऐसा लग रहा है जैसे बादल उतर आया है धरती पे। ऐसा एक नंबर। तो दोस्तों ये है सामने आपके यमुना एक्सप्रेसवे। सो नाउ वी आर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। ताजमहल तो बाइक पार्क कर दी है और अपडेट ये है कि आप अंदर खाने पीने का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते, आप ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते, माइक वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते। तो आप मैंने और बैग तक अलाउड नहीं है, तो बैग मैंने पार्किंग में ही रख दिया है, उसके कुछ मिनिमम चार्ज लिए हैं। तो यहाँ पे एक गाइड है हमारे साथ, विजय भाई, जो कि आज हमारी हेल्प करेंगे ताजमहल को एक्सप्लोर करने में। बने रहिए वीडियो में। बाकी टिकट ऑनलाइन बुक होगी, जो कि आपकी सिर्फ पेटीएम से होगी, पेटीएम से QR स्कैन होगा। और अगर आपको ताजमहल घूमना है तो उसके चार्जेस है 45 रुपीज़। और आपको अंदर अगर मकबरा भी देखना है तो उसका है 245 रुपीज़। बट अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी को अलाउड नहीं है, तो मैंने सिर्फ बाहर की टिकट ली है 45 रुपीज़ वाली। और विजय भाई जो है हमारे साथ, वो पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे हमें, आज पूरी डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं आगे। अभी हम पैदल जा रहे हैं, मैंने पैदल ही प्रेफर किया क्योंकि इतनी दूर से बाइक चला के आया हूँ, तो टांगें बिल्कुल जाम सी हो गई थी, तो मैं सोचा कुछ दूर पैदल चल लिया जाए। नहीं तो यहाँ पे सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक जो आप कह लो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, वो चलती हैं 20 रुपये पर पर्सन, वो आप ले सकते हो। और कुछ टांगे वाले भी हैं, घोड़े वाले हैं, जो कि आपको पूरा घुमाएंगे और फिर आपको ताजमहल के वहाँ छोड़ देंगे। बाकी चलते हैं अब आगे, आपसे मिलते हैं मेन गेट पे। जी बताइए। ये आपके राइट साइड में जो रेड कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ताज खेमा होटल है, जो यूपी गवर्नमेंट का है। ओके।
तो इसकी अगर कोई बुकिंग करना चाहे तो कैसे होगी इसकी? ये बुकिंग तो आपको गवर्नमेंट साइट पे जाकर के वहाँ से आपको बुक करना होगा। ओके। डायरेक्ट टूरिज़्म ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना होगा, उसके द्वारा ही ये आप बुक कर सकते हैं। ओके। अभी आप देख सकते हैं, आप लोग के सामने वहाँ जो बड़ा सा गेट है वही मेन एंट्रेंस है ताज का, जो कि पूरब दिशा में स्थित है। इसको हम वीआईपी गेट के नाम से भी जानते हैं। ओके। इसको वीआईपी गेट आज और कल से नहीं कहा जा रहा है। पिछले 16वीं शताब्दी में जब ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ था, उस टाइम से इसको हम वीआईपी गेट इसको कहते हैं, यानी अतिथि दरवाज़ा। और आज के समय में जितने भी वीआईपी आते हैं वो सभी लोग इसी गेट से एंट्री करते हैं। डायरेक्ट इसमें एंट्री नहीं है, उससे पहले आपको सिक्योरिटी क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग कॉम्प्लेक्स में एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी हम भाई के साथ एंट्री कर रहे हैं अंदर सिक्योरिटी चेकिंग के साथ, और टिकट्स हमने ले ली है। और आईडी आपको ज़रूर दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। हाँ, चाहे आप आधार कार्ड लेके आओ, चाहे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। पैन कार्ड लाइए, पैन कार्ड लाइए। पर पैन कार्ड को तो ऐसे आईडी प्रूफ माना नहीं जाता ना, क्योंकि उस पर एड्रेस नहीं होता। यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे दिया गया। आप अपने टिकट बुक करने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके। तो हमने सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर लिया है। ये भाई है हमारे साथ जो आज हमें ताजमहल घुमाएंगे, पूरा हमें गाइड करेंगे, हमें एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़। तो अभी हम बस थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, ताकि हम जा रहे हैं अंदर। क्योंकि एंट्रेंस गेट से पहले गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है, और उस पिक्चर गैलरी में आप देखेंगे कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट हैं और कुछ तस्वीरें कलर हैं। जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं वो आज़ादी से पहले की हैं। ठीक है। और जो कलर तस्वीरें हैं वो आज के प्रेजेंट टाइम की हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही ली गई हैं। उन तस्वीरों में आप देखेंगे जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं उनमें ताज का जो व्यू है काफ़ी क्लियर नहीं है, और बहुत ही डर्टी और गंदा सा लगता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस बिल्डिंग का कोई देखरेख नहीं की गई थी। क्योंकि उन लोग के लिए इस बिल्डिंग का कोई महत्व नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें सबसे पहले, जो कि 1882 की है, 1884 की है, 1892 की है। और ये पिक्चर है 1882 की, और ये है अब एक तस्वीर है 1884 की, जो कि ब्रिटिश फैमिली के साथ है। और जहाँ पर ये तस्वीर ली गई है उस जगह को आज के समय में डायना बेंच के नाम से सभी लोग जानते हैं। और जहाँ पर ये तस्वीर ली गई है वो ताज कॉम्प्लेक्स का सेंटर पॉइंट है। और ये पहली तस्वीर आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्री, जब गवर्नमेंट के द्वारा इस बिल्डिंग को फ्री किया गया पब्लिक के लिए, तो 1959 में पहली तस्वीर ये इस तरीके की आई, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड है, और बहुत उत्साह के साथ में यहाँ पे इस तरीके का क्राउड देखने को मिला उस टाइम पे। और आज का जो व्यू है वो इस कलर पिक्चर में देखने को मिलता है। हूबहू आपको ऐसा ही व्यू देखने को अंदर मिलेगा। ठीक है। ये देखिए खूबसूरत। जब गवर्नमेंट के द्वारा इन सारी ऐतिहासिक इमारतों को, जिसमें कि ताजमहल सबसे पहले है, अंडरटेकिंग किया गया, तो उस समय ये बिल्डिंग काफ़ी क्षतिग्रस्त थी। तो इस बिल्डिंग को सुधारने संवारने में काफ़ी समय लगा, और इस तरीके से ये सारा काम यहाँ पर हुआ है और होता रहता है।
आज भी काम यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। कहीं पर कोई मार्बल पीस चिप हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, कोई पत्थर निकल जाता है उसको भी रिप्लेस करते हैं, फ्लोर भी रिप्लेस करते हैं। और यहाँ की जो कलाकारी है उन्हीं कारीगरों को बुला करके उनके जो न्यू जनरेशन आज भी इस आगरा शहर में रहते हैं, जिन कारीगरों ने इस ताजमहल के ऊपर में बहुत उम्दा कलाकारी की थी, वो ही आकर के उस जगह को रिप्लेस करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि ये बोला जाता है कि ताजमहल जब बनवाया गया था तो जब ताजमहल बनवाया गया था तो उस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि सबके हाथ कटवा दिए गए थे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी ये कहता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सारे मजदूरों के हाथों को कटवा दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शाहजहां, आप सोचिए कि शाहजहां अपनी चहेती बेगम के लिए इतना खूबसूरत इमारत उन कारीगरों से बनवा रहा है जो हिंदुस्तान से ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर से बुलाए गए थे। उन सारे कारीगरों को कंप्लीट होने के बाद हाथों को कैसे कटवा सकता है? लेकिन ये कई सालों से ये सुना जाता है, बोला जाता है कि शाहजहां ने जितने भी मजदूर थे सबके हाथ कटवा दिए थे। ऐसा नहीं है। शाहजहां ने एक एग्रीमेंट के थ्रू उन सभी को बॉन्ड पेपर पे बॉन्ड किया था कि इस तरीके का इमारत, ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसा डिज़ाइन, ऐसा प्लान आप और किसी व्यक्ति के लिए कहीं भी इस आगरा शहर या इंडिया में ही नहीं, कहीं भी विश्व में कहीं भी नहीं बना सकते। अगर बनाते हुए पाए गए या आपका कहीं नाम भी आता है तो आपको सजाए मौत दी जाएगी इस मुगल बादशाह टाइम में। तो ये बिल्कुल झूठ है भाई, ये बिल्कुल झूठ है कि किसी मजदूर के हाथ कटवाए, किसी के हाथ कुछ नहीं कटवाया था। तो अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं ये फोर कोर्ट एरिया कहलाता है और इस फोर कोर्ट एरिया में आप देखेंगे 4 अलग अलग साइड्स पे 4 गेट बनाए गए हैं और उन 4 गेटों में जो 3 गेट हैं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये तीनों ही गेट 16th सेंचुरी में एंट्रेंसेस के लिए इस्तेमाल होते थे और आज के प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में भी ये तीनों गेट एंट्री गेट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जो एक गेट है जो कि नॉर्दर्न साइड पे बना हुआ है, यानी हमारे इस समय के राइट हैंड साइड पे, उस गेट को जब आप देखेंगे तो बाकी 3 अदर गेट एक्सेप्ट दिस गेट, जो 3 गेट हैं उन सब से बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस गेट को बहुत उम्दा तरीके से कारीगरों के द्वारा सजाया और संवारा गया है। इस गेट को संज्ञा दी गई है द गेटवे ऑफ द ताजमहल। इस गेट को एंटर किए बगैर आप ताज को नहीं देख सकते, क्योंकि ये गेट ताजमहल का, उस खूबसूरत इमारत का कह सकते हैं कि एक घूंघट का काम करता है। जब तक आप इस घूंघट को नहीं हटाएंगे, इस गेट को पार नहीं करेंगे, जब तक उस खूबसूरत इमारत को आप नहीं निहार सकते, उसकी ब्यूटी को नहीं देख सकते। तो गाइस देखो पीछे ये है वो गेट, ये इसके बारे में भाई ने बताया था। और ये है सदर्न गेट जो कि स्पेशली वर्कर्स और सर्वेंट्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इस गेट से हम अभी एंट्री की है। हम लोग अभी एंटर हुए हैं, जिसको हम पूर्वी दरवाजा, ईस्टर्न गेट और वीआईपी गेट के नाम से जानते हैं। इसके बैक साइड अपोजिट में देखिए जो वेस्टर्न साइड गेट है वो भी एंट्री के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो गेट रॉयल गेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गेट को 16th सेंचुरी में रॉयल फैमिली यानी शाहजहां के अपने परिवार के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यहाँ से उनका जो रेजिडेंस, जिसको हम आगरा फोर्ट के नाम से जानते हैं, काफ़ी दूरी पे नहीं है, बाय द वॉकिंग डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर। तो आगरा फोर्ट हम यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं अंदर। अभी हम बात करते हैं इस गेट की, और इस गेट को क्रॉस करने के बाद देखेंगे दुनिया का 7वां अजूबा। सबसे पहले आप इस गेट को देख सकते हैं, इस गेट को कितने उम्दा तरीके, खूबसूरती से यहाँ पर बनाया गया है और सजाया संवारा गया है। गेटवे ऑफ द ताजमहल, और इसको नॉर्दर्न गेट भी कहते हैं। तो अभी हम लोग अभी उस गेट को एंटर करके, जो द गेटवे ऑफ द ताजमहल कहलाता है, और अभी हम मुगल गार्डन में खड़े हैं, यानी ताज के कॉम्प्लेक्स में, और हमारे बिल्कुल जस्ट सामने देखे आपको खूबसूरत इमारत ताजमहल, जिसको हम सफ़ेद सा संगमरमरी मूरत भी कहते हैं। और ये मूरत
16वीं शताब्दी से लेकर के आज तक मोहब्बत के लिए मशहूर है। और यहाँ पर उस टाइम से लेकर के पिछले 370 साल पहले इस बिल्डिंग को यहाँ पे बनाया गया था। हिंदुस्तान के 5वें राजा, जिसका नाम शहंशाह शाहजहां था, और उस शासक ने इस इमारत को अपनी चहेती बेगम मुमताज़ के लिए उसके मरने के बाद उसके लिए एक खूबसूरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मकबरा यहाँ पर बना करके तैयार किया। इस मकबरे को बनाने में जितना समय शहंशाह शाहजहां को लगा, जो कि कंप्लीट 22 साल है, और 22,000 मजदूरों के द्वारा इस खूबसूरत इमारत यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर बना करके तैयार किया है। तो ये भी सुना है जैसे ऊपर का जो टॉम के ऊपर जो वो रखा हुआ है वो भी पहले सोने का था। हाँ, उस जिसको अंग्रेज उठा हाँ जी, चुरा के ले गए। जो बड़ा सा डोम इस बिल्डिंग के ऊपर आप देख रहे हैं, उसके ऊपर जो पीतल में आज के समय में पिनिकल जो लगा हुआ है, शहंशाह के समय में शहंशाह के द्वारा इन सारे छोटे बड़े पिनिकल्स को प्योर 24 कैरेट गोल्ड में बनाया था, जिसको कि अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से ले जाया गया। और सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरात पन्ना इन सारी चीज़ों को भी यहाँ से ले जाया गया। और आज के समय में इस बिल्डिंग के बाहर, ऊपर, अंदर किसी भी तरीके के सोने या हीरे जवाहरात का एक भी पीस देखने को नहीं मिलता। जो भी चीज़ यहाँ पर आज के समय में उपलब्ध है वो है कुछ उस टाइम के सेमी प्रेसियस स्टोन, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट रियल जेम्स के, जैसे कि ग्रीन मैलाकाइट है, ब्लैक ओनिक्स है, ब्लू लाजपत है, और रेड कॉर्नेलियन है, ऑरेंज कॉर्नेलियन है, पिंक जो रेड सी से लाया गया, और इस तरीके के 28 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स का इस बिल्डिंग को सजाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसके साथ साथ हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पन्ना, एमरल्ड, इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आज के समय में देखने को नहीं मिलती। इनके बदले जो नॉर्मल जेम्स जो आते हैं, उनको वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। नहीं, रिप्लेस नहीं किया, उसी टाइम में यहाँ पर इस्तेमाल में किया। लेकिन जो एक्चुअल में जो रियल डायमंड थे उनको यहाँ से निकाल दिया। वो जगह आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जब आप इस बिल्डिंग के अंदर में जाते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जहाँ से रियल जेम्स को निकाला गया था। ठीक है जी, ठीक है, फिर आगे चलते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। और ये जो बिल्डिंग है आप लोग के सामने, ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर के सभी कंट्रीज़ में बहुत मशहूर है। दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं और ये 7वां अजूबा कहलाता है। सफ़ेद संगमरमर की ये इमारत शाहजहां ने अपनी चहेती बेगम मुमताज़ के लिए उसके मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद इस बिल्डिंग को यहाँ पे बनाया। इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया शाहजहां के कार्यकाल में पूरे 22 साल के अंदर। पूरे 22 साल इसको बनने में लगे। 1631 से लेकर के 1653 तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहा। और कंस्ट्रक्शन होने के बाद शाहजहां ने इस बिल्डिंग के अंदर में मुमताज़ की डेड बॉडी को दफनाया। इस बिल्डिंग को बनाने में पूरे 22 साल लगे और जिन लोगों ने, जिन कारीगरों ने इस इमारत को यहाँ पर अंजाम दिया, उनमें 2 कारीगर सबसे ज़्यादा मशहूर थे, जिन एक मिक्स आर्टिसंस जैसे कि इस्लामिक और हिंदू, उन सभी का अपना अपना कार्य करने का एक तरीका था, काम करने का एक तरीका था। जैसे कि आप देखेंगे इस बिल्डिंग के फ्रंट पे जो हम मेन एंट्रेंस गेट पे देख रहे हैं, कुछ कारीगरी की गई है। ये कारीगरी पच्चीकारी कहलाती है। पच्चीकारी में यहाँ पर देखेंगे कि 3 साइड पे कुछ लेटर्स लिखे गए हैं। वो लेटर्स यहाँ पे कुरानिक वर्सेस कुरान में लिखे गए हैं, जो कि अरबी में इनकी ये लैंग्वेज है। और कुरान से लेकर के मुमताज़ का यहाँ पे बहुत व्याख्यान किया, यानी उसके शुभ संदेश इसको दिए गए। उसके ऊपर देखेंगे, आज के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा कुछ फूल पत्तियों के डिज़ाइन।
ये फूल पत्तियों के डिज़ाइन कंप्लीट यहाँ पे पर्शियन स्टाइल में ये पैटर्न लिए हैं। ये पैटर्न यहाँ पर पर्शियन स्टाइल में बनाए हैं उन कारीगरों के द्वारा जो कि पर्शिया से ही उनको बुलाया गया था, यानी ईरान से, क्योंकि जिस लेडी को इस बिल्डिंग के अंदर में दफनाया गया है वो लेडी भी ईरान की रहने वाली थी, मुमताज़ यानी ईरान की रहने वाली थी। 14वीं संतान के बाद जब मुमताज़ की डेथ हुई तो शाहजहां ने अपनी चहेती बेगम के लिए एक सुंदर सा मकबरा बनवाना चाहा, लेकिन बनते बनते ये खूबसूरत इमारत यहाँ पे तैयार हुई। इस इमारत को जब आप किसी भी साइड से देखेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आपको ऐसा ही सेम फेस देखने को मिलेगा जो कि आप अभी देख रहे हैं नॉर्दर्न साइड से। और इस बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे 4 मीनारें भी खड़ी की गई हैं, क्योंकि 4 मीनारें इस बिल्डिंग को 4 चांद लगाती हैं। दुनिया की सबसे पहली हिंदुस्तान में बनी हुई ये इमारत, जिसको हम 3 अलग अलग समय पर देख सकते हैं, जैसे कि सूरज निकलते समय, सूरज ढलते समय और आधी रात को चांदनी रात में। इस बिल्डिंग का सफ़ेद संगमरमर लाइट के साथ अपने आप ही कलर को चेंज करता है। अच्छा। जब सूरज सुबह के टाइम पे निकलता है तो पहली किरण जब इस बिल्डिंग के ईस्टर्न साइड पे पड़ती है तो इस बिल्डिंग का जो ईस्टर्न पार्ट है पिंकिश हो जाता है, और सूरज को ढलते समय जब सूरज पश्चिम दिशा में ढलता है तो उसकी जो रोशनी इस बिल्डिंग के वेस्टर्न साइड पे पड़ती है तो ये बिल्डिंग येलोइश दिखने को लगती है। और आधी रात में जब इस बिल्डिंग को चांदनी रात में देखा जाता है तो ये बिल्डिंग अपने आप बदल के दूधिया कलर यानी मिल्की वाइट हो जाती है। इस बिल्डिंग को 2 अलग अलग भागों में यहाँ पर बांटा गया है। जैसे कि आप देखेंगे इस बिल्डिंग के ऊपर में एक बड़ा सा गुम्बद है, उस गुम्बद को हम कहते हैं बिल्डिंग का क्राउन यानी ताज, और जो बॉटम पार्ट है उसको कहते हैं हम पैलेस यानी महल, ताज महल। इस तरीके से इसको संज्ञा दी गई है। अभी आप देखेंगे इस सफ़ेद संगमरमरी इमारत के साथ साथ जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे बनाई गई लाल पत्थर की जो इमारत है, उस बिल्डिंग को हम कहते हैं शाही मस्जिद। और ये बिल्डिंग इस कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनाई गई है। ऐसे ही ईस्टर्न साइड पे देखें, इसी तरीके की एक इमारत और भी बनाई गई है जिसको हम कहते हैं मेहमान खाना। ये दोनों बिल्डिंग देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इस सफ़ेद संगमरमरी इमारत को जब आप किसी भी साइड से देखेंगे तो चारों दिशाओं से देखने में एक जैसी ही लगेगी। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस उन कारीगरों के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में ये फुब्बारे आज भी काम करते हैं। ये फुब्बारे पहले भी काम करते थे इसी तरीके से, और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा कोई चेंजेस नहीं किया है। ये फुब्बारे उस टाइम पर काम करते थे कन्वे वाटर सिस्टम के थ्रू, और आज के समय में काम करते हैं इलेक्ट्रिक वाटर पंप के थ्रू। और ये फुब्बारे बिल्कुल एग्जैक्ट सफ़ेद संगमरमरी इमारत के सामने ही बनाए हैं।
खूबसूरत इमारत के पीछे जो बह रही है, जिसको हम दूसरी होली रिवर के नाम से जानते हैं, यमुना। तो यहाँ आप देखेंगे यमुना रिवर है, जो कि आज भी इस सफ़ेद संगमरमरी इमारत के पीछे एज इट इज़ उस 16वीं शताब्दी से पहले से यहाँ पर बह रही है। और इस यमुना के दूसरे साइड पर वहाँ देखेंगे फाउंडेशन देखने को भी मिलेगा, और वो फाउंडेशन भी शाहजहां के द्वारा रखा गया था अपने खुद के लिए एक और इमारत बनवाने का, जो कि वो इमारत वहाँ पर अपने लिए ब्लैक ओनिक्स यानी ब्लैक कलर में बनाना चाहता था, ब्लैक ओनिक्स के स्टोन में। जैसे कि ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, यानी दो एक जैसी इमारतें जिसमें ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन वो इमारत आज तक अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि शाहजहां के द्वारा इस सफ़ेद संगमरमरी इमारत को बनाने में काफ़ी समय खर्च हुआ, और समय खर्च होने के साथ साथ शाहजहां ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स को तैयार करने में हिंदुस्तान का एक पूरा खजाना खर्च कर दिया। और उस दूसरी इमारत को बनाने के लिए शाहजहां को हिंदुस्तान के 4 खजाने चाहिए थे। उन 4 खजानों को कैसे कलेक्ट किया जाता, वो सारे के सारे कलेक्शन हिंदुस्तान की जनता से होते, और जैसे कि कर के रूप में। और उसका सबसे छोटा बेटा औरंगजेब ये नहीं चाहता था कि मेरे फादर के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा ये सारे कर, बहुत सारे कर हिंदुस्तान की जनता पर लगाए, जिससे कि नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए वो अपने आप में एक खजाना इकट्ठा कर सके। वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान की जनता पर कोई समस्या, कोई परेशानी आए, जिससे कि हिंदुस्तान की जनता हमारे लिए बगावत का साइन बन सके। इसलिए सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपने 2 बड़े भाइयों को कत्ल करने के बाद खुद ही हिंदुस्तान का 6वां राजा हुआ, और 6वां राजा होने के साथ साथ उसने अपने पिता शहंशाह शाहजहां को बंदी भी बनाया उस आगरा किले के अंदर। आप देखेंगे सफ़ेद संगमरमरी इमारत के चारों साइड पे चमेली फर्श बनाया गया। चमेली फर्श बना करके ये दिखाया गया कि मुमताज़ के द्वारा जिस फूल को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, वो चमेली का ही एक फूल था। और उस फूल के आकार में यहाँ पर देखेंगे आप 4 पत्तियों के साथ में एक फूल बनाया है। उन 2 फूल के बीच में एक 4 एंगल स्टार भी है। तो ये चमेली फर्श शाहजहां के द्वारा उसी समय का बनाया हुआ है, बिल्डिंग के चारों तरफ देखने को मिलता है। जो मेन डोम के ऊपर में जो पिनकल लगा हुआ है, उसका हूबहू छाया प्रति यहाँ पर देखने को मिलता है। इस छाया प्रति की जो लंबाई है, यानी ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं, जो कि ऊपर डोम पर लगा हुआ है, कंप्लीट 10 मीटर का है। ये ब्लैक ओनिक्स में बना हुआ है। ओके, ये ब्लैक ओनिक्स है क्या चीज़? ब्लैक ओनिक्स ये वही पत्थर है जो आज के समय में गोल्ड स्मिथ्स जो सोने को परखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, काले पत्थर को। अच्छा, जिसको हम कहते हैं कसौटी का पत्थर। कसौटी का पत्थर। और कसौटी का पत्थर अपने आप में एक जेम है, एक नगीना है। तो मतलब उसको कैसे टेस्ट करते हैं सोने को? सोने को उस पे घिसा जाता है। अच्छा। और सोने को उस पे घिसा जाता है, उसके बाद एक केमिकल उस पे डाला जाता है। केमिकल की एब्जॉर्ब नहीं करता तो वो अच्छा है, और एब्जॉर्ब किया तो खराब है। मतलब जो हमने जो सोना घिस दिया उसके ऊपर केमिकल डाला जाता है। ओके, बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पिनकल है 2 रिलीजन को इंडिकेट करता है। आधा चांद इस्लामिक रिलीजन को इंडिकेट करता है, और उसके ऊपर लगा हुआ कलश जो हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। और ये टॉप पर शाही इमारत के ऊपर टॉप पर लगाया गया, जो कि दोनों ही रिलीजन्स को एक साथ में इंडिकेट करता है। सबसे पहले कारीगर लोग जमीन पर उसकी आकृति बनाते थे, जैसे कि प्लान, और उस प्लान को जमीनी हकीकत पहनाने के लिए
फिर बिल्डिंग पे उसके बाद आजमाया करते थे। इसको कब सिक्योर किया गया है, क्योंकि ये भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। ये तो उसी टाइम का सिक्योर है, लेकिन अभी इसको कवर्ड कर दिया गया है, अभी कुछ सालों पहले ही। पहले तो ये ओपनली ऐसे ओपन था, तो इसीलिए वो ज़्यादा ख़राब हो गया। खराब हो गया। इस आगरा शहर में ताजमहल ही मशहूर नहीं है, ताजमहल के साथ साथ आगरा शहर में आगरा का पेठा, और यहाँ इस ताजमहल के अंदर में जो पच्चीकारी हुई है वो भी आप लाइव देख सकते हैं इस आगरा शहर में, उन्हीं जनरेशन्स के द्वारा जिन जनरेशन्स में उनके फोर फादर ने इस बिल्डिंग को बनाने में अपना सहयोग दिया था। इस चीज़ को आप देखेंगे बाहर बैठे हुए उन कारीगरों से। चलिए आपको वो चीज़ें दिखाते हैं। तो वो काम भी देख सकते हैं आप साथ के साथ। तो भाई हम एग्जिट कर चुके हैं ताजमहल के प्रेमिसेस से, और भाई को अब यहाँ पे हम अलविदा कहेंगे। एंड भाई थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी हेल्प की, आपने हमारी इतनी नॉलेज बढ़ाई, ठीक है। और अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे आगरा फोर्ट, फिर वहाँ की कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए वापस। सो दोस्तों, अब खा पी के हम निकल रहे हैं यहाँ से, और प्लान में चेंज है। अब हम आगरा फोर्ट नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब हम सीधा निकल रहे हैं घर की तरफ। काफ़ी अच्छी लगी जगह, और जो हमें गाइड मिला था उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की चीज़ें, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली है, नई चीज़ें पता चली है यहाँ के बारे में, और काफ़ी अच्छी जगह बना दी है। लास्ट टाइम जब आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो बाकी अब निकलते हैं घर की तरफ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएँ। इस बार थोड़ा टाइम लग गया, पर शॉर्ट्स में ज़रूर डालता रहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ मेमोरीज हैं मेरे पास जो कि मैं शॉर्ट्स के ज़रिए अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। टिल देन मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सी यू, बाय बाय।